Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in this session we are going to see research methodology PYQs, okay, with the revision session, okay. So जो मैं live session अभी लिया मैंने तो उसमें students को थोड़ा font size दिखाई नहीं दे रहा था. That's why I'm taking this recorded session. तो हम आगे के सारे questions इस session में discuss करेंगे with a quick revision and with the PYQs, okay. So now let us begin. So quickly we will see about research methodology revision course, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स सिर्फ 2 to 3 डेज़ में ही प्रिपरेशन कर सकते हैं अबाउट रिसर्च मेथडोलॉजी कम्प्लीटली एंड सभी स्टूडेंट्स गारंटीड 100% NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे ही, ओके. सो इस कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल है. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं. सो नोट्स बेसिकली PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किए हैं एंड दोज आर इन वेरी ईजी लैंग्वेज, ओके. मॉक टेस्ट में बेसिकली आप 400 MCQs सॉल्व कर सकते हो एंड एज वेल यू विल अंडरस्टैंड कि CBT मोड के थ्रू एग्ज़ाम कैसे देनी है. इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्लस PYQs का PDF हमने प्रोवाइड किया है ताकि आप सभी की काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाए. एज वेल इनमें से काफ़ी ऑलमोस्ट 80 to 90% MCQs आपको पूछे जाते हैं NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट में. यू कैन आस्क टू अदर स्टूडेंट्स फॉर द रिव्यूज़ एंड मुझे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से ऐसे रिव्यू मिले हैं कि उनको 80 to 90% MCQs यही PDF में से मिले हैं एंट्रेंस टेस्ट में, ओके. रिवीजन कोर्स को अगर आप परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ओके. कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन जो है विच इज़ 100% गारंटीड सिलेक्शन वो करवा देते हैं बिकॉज आप सभी की उतनी तैयारियां हम करवा देते हैं, ओके. सो नाउ लेट अस बिगिन. एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इज़ वन दैट, ओके. ओपन एंडेड क्वेश्चन एग्जैक्टली किस प्रकार का क्वेश्चन होता है? अलाउज रिस्पॉन्डेंट्स टू आंसर इन देयर ओन टर्म्स, does not suggest or provide a limited range of responses, can help to generate answers for closed questions, all of the above. So open ended questions basically descriptive type questions रहते हैं, ओके. एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चंस बेसिकली रिस्पोंडेंट्स को अलाउ करता है ताकि वो उनके अपने अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग आंसर्स दे दे, अपने अपने लैंग्वेजेस में आंसर्स प्रोवाइड कर दे. सो दिस इज़ देयर एज वेल. ये आपको लिमिटेड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड नहीं करता है बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्सेज मिलते हैं. इट कैन ऑल्सो हेल्प टू जनरेट आंसर्स फॉर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, मतलब लाइक ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि फॉर एग्जांपल MCQ टाइप क्वेश्चन, ओके. सो इनके आंसर्स मिलने में भी इसकी काफ़ी हेल्प होती है. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट दिस ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, which of the following is not a consideration in social research, okay. social research में हम इनमें से कौन सी कॉन्सेप्ट कंसिडर नहीं करते हैं? ट्रांसपेरेंसी, स्टैंडर्डाइजेशन, एथिक्स, जजमेंटल. सो स्टूडेंट्स इनमें से हम जजमेंटल ये कॉन्सेप्ट जो है वो सोशल रिसर्च में कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज जजमेंटल का मतलब ये होता है कि हमारे खुद के ओपिनियंस, ओके, एंड जिनकी मदद से बेसिकली बायसेस क्रिएट हो जाते हैं रिसर्च में विच इज़ नॉट अलावेबल इन रिसर्च. किसी भी रिसर्च में अलाव नहीं होता है. दैट्स वाई सोशल रिसर्च में ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसमें सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए. देयर शुड बी एथिक्स ऑल्सो, ओके. सो here your correct answer should be option 4, that is judgmental. Now here which of the following is not an example of an official document, okay. इनमें से कौन सा official document का example नहीं है? option है a report of a public inquiry into a disaster, a PhD student's collection of interview transcripts, documentation from a pharmaceutical company about a new drug, a leaked memo from one member of parliament to another. So ये भी हमने लाइव सेशन में देखा था. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है, ओके. सो स्टूडेंट्स हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी दिस ऑप्शन 2 बिकॉज इफ़ यू सी ओवर हियर कोई भी पब्लिक इंक्वायरी का रिपोर्ट है अबाउट अ स्पेसिफिक डिजास्टर देन ऑब्वियसली ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ कर देती है. फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो डॉक्यूमेंटेशन है अबाउट अ न्यू ड्रग दिस इज़ ऑल्सो एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. ऑल्सो पार्लियामेंट के वन मेंबर का एक लीक्ड मेमो है फ्रॉम 1
टू द अनादर, ये भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है. बट अगर आप देखोगे इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स है पीएचडी स्टूडेंट के, देन ये कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, बिकॉज कोई भी अथॉरिटी इसे साइन नहीं करी है, कोई भी अथॉरिटी ने इसे पब्लिश नहीं किया है. ओके, दैट्स वाई. इफ़ समथिंग इज टेस्टेबल इट इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग. अगर कोई भी थिंग टेस्टेबल है देन उसमें इनमें से कौन सी चीज़ होती है. ऑप्शन देखिए, अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड एंड पोटेंशियली falsified, research which has been collected under controlled conditions that will allow any other researcher to replicate the research, research that involves cross cultural study, repeated मेजर डिज़ाइन. सो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज़ टेस्टेबल होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हाइपोथेसिस देखा था विच इज़ टेस्टेबल, बिकॉज ये हम टेस्ट करते हैं किसी भी रिसर्च प्रोसेस में. दैट्स वाई हाइपोथेसिस ये क्या है, प्रेडिक्शन है और एक स्टेटमेंट है अबाउट रिसर्च प्रोसेस, राइट. इट्स अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इसे हम पोटेंशियली फॉल्स करके भी टेस्ट कर सकते हैं, उसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये फॉल्स है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट शुड बी पोटेंशियली फॉल्सिफाइड. ओके, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोथेसिस के. सो ओवर हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी दिस ऑप्शन 1. विच ऑफ द फॉलोइंग यू शुड नॉट डू व्हेन पैराफ्रेजिंग. जब भी आप पैराफ्रेजिंग करते हो देन इनमें से कौन सी चीज़ आपको नहीं करनी है. रीस्टेट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ एक्यूरेटली, यूज़ योर ओन लैंग्वेज एंड स्टाइल, change just to few words in a sentence, reference the source. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे पैराफ्रेजिंग जो है इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, ओके, उसको आपने एज इट इज़ लिखा है बट कुछ कुछ सेंटेंसेस, कुछ कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस आपने जस्ट रीअरेंज कर दिए हैं एंड आपने उसे लिखा है. सो दैट्स वाई इसकी वजह से प्लेजरिज्म क्रिएट हो जाती है, बिकॉज इसकी जो आइडिया है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो एज इट इज़ रहेगी बट जस्ट आपने कुछ कुछ चेंज किया है. एंड दैट्स वाई जब भी आप पैराफ्रेजिंग करते हो देन इन दैट सिचुएशन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एंड पूरे आइडियाज़ आपको एक्यूरेटली रीस्टेट करने. सो थ्रू दैट प्लेजरिज्म क्रिएट नहीं होगा. एज वेल आपको यहाँ पे खुद की ओन लैंग्वेज एंड स्टाइल यूज़ करनी है. एज वेल आपको प्रॉपरली उस सोर्स को रेफर भी करना है, मतलब उसको आपको एक्नॉलेज करना है. ओके, दैट्स वाई ही योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 3, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ फ्यू वर्ड्स सेंटेंस में चेंज नहीं करने हैं. ओके, इफ़ यू डू दैट देन बिकॉज ऑफ दैट प्लेजरिज्म विल क्रिएट. ओके, नेक्स्ट, which form of reasoning is the process of drawing a specific conclusion from a set of premises. तो यहाँ पे कौन सी रीजनिंग की प्रोसेस ऐसी है जहाँ पे आप एक सेट ऑफ प्रीमाइसेस से स्पेसिफिक कंक्लूजन्स को निकालते हो. ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, पॉजिटिविस्टिक रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग. सो प्रीमाइसेस का मतलब यहाँ पे ये है थियोरी. ओके, सो जब भी कोई भी थियोरी आपके पास होती है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट थियोरी इफ़ यू टेक आउट सम कंक्लूजन, स्पेसिफिक कंक्लूजन, देन उस रीजनिंग के प्रोसेस को कहते हैं व्हाट, डिडक्टिव रीजनिंग. बिकॉज डिडक्टिव रीजनिंग में बेसिकली आपके पास एक थियोरी होती है, बेस्ड अपॉन दैट थियोरी यू मेकअप द हाइपोथेसिस, यू टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड फाइनली यू गेट द रिजल्ट्स. ओके, सो रिसर्च मेथडोलॉजी में दो ही प्रकार के रीजनिंग्स आते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग इज़ देयर एंड इंडक्टिव रीजनिंग इज़ देयर. सो डिडक्टिव रीजनिंग हमने देखा. इंडक्टिव रीजनिंग में बेसिकली क्या होता है, आपके पास ऑब्जर्वेशंस रहते हैं and based upon those observations basically you make up the hypothesis, you test that hypothesis and you make up the theory finally. Okay, so exactly ये दोनों भी एक दूसरे से opposite है. So this is very important. A positive correlation occurs when, कब positive correlation होता है. ऑप्शन देखिए, two variables remain constant, two variables move in the same direction, one variable goes up and the other goes down, two variables move in opposite directions. Okay, so students, positive correlation होता है जब दोनों भी variables एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं पॉजिटिवली. मतलब अगर एक वेरिएबल एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी उसी डायरेक्शन में जाएगा. अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है देन दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, दिस ऑप्शन 2, two variables move in the same direction. Okay, when each member of a population has an equal chance of being selected, this is called, अगर population में सभी members के पास equal chances है to get selected in the study, then इसको हम क्या कहते हैं, a snowball sample, a stratified sample,
a random probability sample, a non-random sample. This is very easy. So इसे हम कहते हैं what? A random probability sample, because random probability sample ये हमें random sampling technique से मिलता है जिसमें सभी के पास equal chances होते हैं to get selected in the study. Okay? So this is your correct answer. Statistical procedures used to analyze quantitative data can be divided into which branches? ओके जितने भी सारे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हम यूज़ करते हैं जो कि हमने अभी तक देखे, सो ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज कर सके. सो ये जो प्रोसीजर्स है ये बेसिकली दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं. सो उन ब्रांचेस का नाम क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, सिंपल स्टैटिस्टिक्स एंड कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स, सिंपल स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. सो स्टूडेंट्स इसके दो ब्रांचेस ये है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक्सेट्रा. एंड अगर आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे देन उसमें आता है रिग्रेशन मॉडल, कोरिलेशन जो कि हमने यहाँ पे देखा, दिस पॉजिटिव कोरिलेशन, तो उसका कोएफिशिएंट वो इसमें आता है. एज वेल जितने भी सारे पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो भी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आते हैं. सो जस्ट रिमेंबर दिस कि स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स जो हम यूज़ करते हैं उनके दो ब्रांचेस रहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल. ओके, what is a research design? This is very easy. We have seen this lot of time and this is very important and repetitive question. Okay, a way of conducting research that is not grounded in theory, the choice between using qualitative or quantitative methods, the style in which you present your research findings, example a graph, a framework for every stage of the collection and analysis of data. Obviously here correct answer should be option 4 because research design ये एक framework है जिसमें हम आउटलाइंस बनाते हैं फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. ओके, नेक्स्ट, द कंक्लूजन्स और फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैनॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशंस. ओके, सो इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप ऐसा है जिसके कंक्लूजन्स और फाइंडिंग्स हम किसी और दूसरे सिचुएशन के साथ जनरलाइज नहीं कर सकते? कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बेसिकली हम क्या करते हैं, एज इट इज़ जितने भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस सिचुएशन के उनको हम एज इट इज़ एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. एंड दैट्स वाई जो भी कुछ सिचुएशन होती है ओके वो यूनिक रहती है फॉर दैट. ओके, एंड दैट्स वाई उस सिचुएशन को लेकर जितने भी सारे कंक्लूजन्स और फाइंडिंग्स होते हैं वो हम किसी और दूसरे सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते. बट इफ़ यू सी हियर अदर रिसर्च टाइप्स जैसे कि कॉजल कंपैरेटिव है, हिस्टोरिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, देन इन सभी रिसर्च टाइप्स में हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं. हिस्टोरिकल रिसर्च में थोड़ा डिफिकल्ट है बट स्टिल वी कैन डू दैट, बट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इम्पॉसिबल है. ओके, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स? जब भी हम एक्शन रिसर्च करते हैं देन उसमें यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या है? ऑप्शन 1 है रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट. प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट. प्लान, रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, एक्ट. एक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, रिफ्लेक्ट. सो स्टूडेंट्स हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी दिस ऑप्शन 2. सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है, यू शुड देन डू द एक्शन, देन ऑब्जर्वेशन, देन रिफ्लेक्ट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है, दिस इज मोस्ट रिपीटेटिव. फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन. जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं देन वो जो प्रोसेस है वो बेसिकली किस पर डिपेंड रहती है? द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस, मतलब रिसर्चर को क्या करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है. द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है, एड्रेस करना है. द कॉन्सेप्चुअल मॉडल, मतलब योर रिसर्च डिज़ाइन. द निगेटिव फैक्टर्स ऑफ द रिसर्च, रीजन्स फॉर अनलिमिटिंग द स्टडी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस. ऑब्वियसली जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं देन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, the conceptual model and construction of hypothesis. That's why here your correct answer should be this option 4, A, B, C and F. Because जितने भी सारे negative factors होते हैं वो तो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं. एज वेल रीजन्स फॉर अनलिमिटिंग द स्टडी ये भी यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करते हैं. ओके,
In qualitative research paradigm, which of the following features may be considered critical? क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिम में इनमें से कौन से फीचर्स हम एज ए क्रिटिकल कंसिडर करते हैं? डेटा कलेक्शन विथ स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल्स, ओके, सैम्पलिंग डिज़ाइन विथ प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक्स, data collection with bottom up empirical evidences, data gathering to take with top down systematic evidences. Okay, so students, here your correct answer should be this option 3, because जब भी हम डेटा को बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस के साथ कलेक्ट करते हैं, देन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिम. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ कर रहे हो. ओके, बिकॉज इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस होते हैं. बेस्ड अपॉन दो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस you make up the hypothesis, you test that hypothesis, and finally you will get the theory. Okay, and that's why exactly qualitative research में भी हम वही करते हैं, उसमें भी हम theory को formulate करते हैं. So exactly the similar thing we are doing. So this is your correct answer. Okay, a shift in attitude in respondents between 2 points during data collection is called as. ओके, डेटा कलेक्शन के दौरान ओके जो एटीट्यूड में शिफ्ट्स रहते हैं रिस्पोंडेंट्स के बिटवीन द 2 पॉइंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टिव इफेक्ट, मैचुरेशन इफेक्ट, रिग्रेशन इफेक्ट, कंडीशनिंग इफेक्ट. सो इसे कहते हैं रिएक्टिव इफेक्ट. सो रिएक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यू आर कलेक्टिंग द डेटा एंड काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स ने पहले भी स्टडी में पार्टिसिपेट किया है, या फिर काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स ने पहले भी सर्वेज़ में पार्टिसिपेट किया है. सो उनके पार्टिसिपेशन की वजह से उनको पहले से पता होता है कि उनको स्टडी में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके, एंड दैट्स वाई उसकी वजह से उनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनके ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं. सो उसे कहते हैं व्हाट? रिएक्टिव इफेक्ट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च का क्रिटिकल फीचर नहीं है? सी हियर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च का क्रिटिकल फीचर पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च का क्रिटिकल फीचर कौन सा नहीं है. लेट अस सी द ऑप्शंस. एक्चुअल सेटिंग्स आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा. Data take the forms of words or pictures. Seeking to establish relationships among measured social facts, researcher becomes immersed in the situation, present or past, related to the phenomena. Okay, so here your correct answer should be what? This option 3, because हम basically जो quantitative research होता है वहाँ पे हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली ये रिलेशनशिप आपको मेजर्ड सोशल फैक्ट्स के थ्रू ही मिलते हैं. ओके, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो हम क्वांटिटेटिव डेटा को तो यूज़ कर नहीं सकते. एंड उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि यू कैन इस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स अमंग मेजर्ड सोशल फैक्ट्स हम कर नहीं सकते. ओके, which of the following statements is true in the context of the testing of a hypothesis? Okay, इनमें से कौन सा statement ऐसा है जो सही है in the context of the testing of a hypothesis? It is only the alternative hypothesis that can be tested. It is only the null hypothesis that can be tested. Both alternative and null hypothesis can be tested. Both alternative and null hypothesis cannot be tested. So hypothesis testing में basically हम null hypothesis को test करते हैं. एंड अगर आपको नल हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद आपको समझ में आता है, एविडेंसेस मिलते हैं कि आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, देन ऑब्वियसली यू विल एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी दिस ऑप्शन 3, बिकॉज बेसिकली आप दोनों ही को टेस्ट करते हो, मतलब अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस बोथ. ओके, नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 है एंड स्टेटमेंट 2 है. व्हेन अ प्रेडिक्शन और अ हाइपोथेसाइज्ड रिलेशनशिप इज टू बी टेस्टेड बाय अ साइंटिफिक मेथड्स, इट इज़ टर्म्ड एज रिसर्च हाइपोथेसिस. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में बोला है कि जो भी प्रेडिक्शन के और हाइपोथेसाइज्ड रिलेशनशिप होता है जिसे आप टेस्ट करना चाहते हो बाय साइंटिफिक मेथड्स, उसे हम कहते हैं व्हाट? रिसर्च हाइपोथेसिस. Statement 2 है, the research hypothesis is a predictive statement that relates an independent variable to another independent variable. तो यहाँ पे बोला है कि रिसर्च हाइपोथेसिस ये एक प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट होता है जिसमें बेसिकली यू कैन से दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेट करते हो. सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है?
सो पहला ऑप्शन है कि दोनों भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा है दोनों भी गलत है, तीसरा है पहला सही है दूसरा गलत है, एंड फोर्थ इज स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पहला स्टेटमेंट है दिस इज़ ट्रू, बिकॉज हाइपोथेसिस जो है ऑब्वियसली दिस इज़ अ प्रेडिक्शन, जहाँ पे बेसिकली हम स्टेट करते हैं अबाउट आर रिसर्च रिजल्ट्स, एंड इसे हम साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं व्हाट, रिसर्च हाइपोथेसिस। एंड रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो ऑब्वियसली प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट है ही, बट इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉल्स एक्चुअली, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी दिस ऑप्शन 3, बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 गलत है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको रिसर्च प्रोसेस का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो लगाना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So let us see here the options: design research, formulate hypothesis, define research problem, collect and analyze data, review literature, interpret and report. Okay, so choose the correct answer from the options given below. सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, सो यहाँ पे आपको रिसर्च प्रोसेस की करेक्ट सीक्वेंस लगानी है। सो हियर इफ़ यू सी, यहाँ पे आपका जो पहला आएगा स्टेप वो ये आएगा, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, सेकेंड शुड बी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, third should be this, formulate hypothesis, fourth should be this, design your research, then fifth should be, fifth basically your interpret and report, sorry, sixth will be this, interpret and report, and fifth should be this, collect and analyze data. Okay, that's why here your correct answer should be what, C will come first. Okay, देन उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, उसके बाद आएगा बी दैट इज़ फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, ए डिज़ाइन रिसर्च, डी आएगा कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा, देन एफ आएगा इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट। सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन 4। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, तो अगेन देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 देखिए, इन रैंडम सैम्पलिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ एन अनइक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन इन द सैम्पल। ये तो सभी को समझ में आ ही गया होगा, दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज रैंडम सैम्पलिंग में जितने भी सारे आइटम्स होते हैं यूनिवर्स में सभी के पास इक्वल चांस होता है टू गेटिंग सिलेक्टेड इन द स्टडी। सेकेंड देखिए, इन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब पॉपुलेशंस दैट आर इंडिविजुअली लेस होमोजीनियस दैन द टोटल पॉपुलेशन। ये भी फॉल्स है, बिकॉज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हम करते हैं बिकॉज पॉपुलेशन बेसिकली हेट्रोजीनियस होता है। ओके, आई होप आपको पता है कि हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है। सो जब भी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होता है देन हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करते हैं, जहाँ पे हम पॉपुलेशन को काफ़ी सब पॉपुलेशंस में या फिर सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एंड आफ्टर दैट वो जो ग्रुप्स बनते हैं देन वो ग्रुप्स बेसिकली ज़्यादा होमोजीनियस होते हैं, ओके, दैन द पॉपुलेशन, बिकॉज पॉपुलेशन तो पहले से हेट्रोजीनस है। सो जो ग्रुप्स आप बनाते हो तो वो आप होमोजीनस बनाते हो। सो जैसे कि यहाँ पे लेस होमोजीनस बोला है, सो दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा वो होमोजीनस होता है दैन द टोटल पॉपुलेशन। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये दोनों भी स्टेटमेंट गलत है। सो दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी दिस ऑप्शन 2, बिकॉज दोनों भी स्टेटमेंट गलत है। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे भी अगेन आपको स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है हाइपोथेसिस शुड बी कंसिस्टेंट विथ मोस्ट नोन फैक्ट्स। स्टेटमेंट 2, हाइपोथेसिस कैनॉट एक्सप्लेन द फैक्ट्स। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है दिस इज नथिंग बट व्हाट, हाइपोथेसिस शुड बी कंसिस्टेंट विथ मोस्ट नोन फैक्ट्स। सो दिस इज ट्रू, बिकॉज जितने भी मोस्ट नोन फैक्ट्स होते हैं उनके साथ हाइपोथेसिस ये हमेशा कंसिस्टेंट ही होना चाहिए, बिकॉज दैट्स वाई योर हाइपोथेसिस विल बी राइट एंड एक्यूरेट। ओके, अगर आपका हाइपोथेसिस फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है देन ऑब्वियसली दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज हाइपोथेसिस शुड बी लाइक कि वो फैक्ट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए, राइट, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा गलत है। ओके, सो दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी दिस ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, सो लेट अस सी क्विकली अबाउट पेपर टू स्टडी मटेरियल, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स आपका जो
रिसर्च सब्जेक्ट का पेपर होता है, उसमें आप काफ़ी अच्छे स्कोर्स यहाँ पे ला सकते हो इसकी मदद से। इसमें आपको फुल सिलेबस और नोट्स एंड एमसीक्यूज़ हम प्रोवाइड करते हैं। सो एमसीक्यूज़ में हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं, उनके जो स्कोर्स है वो काफ़ी अच्छे आते हैं यहाँ पे। सो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, okay, on all of these subjects we have currently paper to study material available. If you want study material for any other subject, then you can ask on these WhatsApp numbers only to me, okay. पेपर टू स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में आप सभी की जो गारंटीड सिलेक्शन है वो हो जाती है। सो टू ज्वाइन आर कोर्सेस आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर टू स्टडी मटेरियल ये आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट जो है विच इज़ रिटन, उसे क्वालिफाई करने के लिए तो मदद करेगा ही, बट एज वेल इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यू सेशन ऑल्सो, जिसमें आपको पेपर 2 के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप आज ही जाकर इंक्वायरी कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ अस एंड क्वालिफाई गारंटीड 100% NTA PhD एंट्रेंस टेस्ट, ओके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप सभी को समझ में आ गया है जितना भी हमने आज के सेशन में डिस्कस किया है विथ अ गुड रिविजन, ओके। But still, if you have any doubts, you can ask me in the comment box.